गोदाम में एक डरावनी खोज होती है। मालिक की पालतू बिल्ली को बेरहमी से मार दिया गया था और जो बात किसी ने सोची भी नहीं थी वह यह कि यह सब एक रोबोट ने किया था। इस रोबोट को बनाने वाला आदमी एडा नाम का था। अपने छोटे बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद अत्यधिक दुख और यादों में डूबे एडा ने अपनी काबिलियत से एक रोबोट बनाया। उस रोबोट का नाम रॉबिन रखा गया, जो उसके दिवंगत बेटे का ही नाम था। जब एडा ने देखा कि रोबोट का हाथ अपने आप हिलने लगा है तो वह बेहद खुश हो गया। एडा ने रोबोट को अपने बेटे की तरह मानना शुरू कर दिया और सोचा कि अब वह कभी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस रोबोट की सोच उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी है। रोबोट ने एडा की पालतू बिल्ली को इसलिए मारा क्योंकि उसमें खुद की सोच पैदा हो चुकी थी। वह एडा के प्यार को लेकर बेहद ईर्ष्यालु हो गया था। वह नहीं चाहता था कि एडा का प्यार किसी और के साथ बनते, इसलिए उसने बिल्ली को मार डाला। दूसरी ओर एक आदमी शियाओ शुआई अपनी 5 साल पुरानी प्रेमिका शियाओ मेई को शादी के लिए प्रपोज करता है। अंगूठी देखते ही शियाओ मेई खुशी से उसे गले लगा लेती है। लेकिन शियाओ शुआई पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ था और कर्ज वसूलने वाले उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। शियाओ मेई को सच्चाई न पता चले, इसलिए वह बात बदल देता है और कहता है कि वह उसे अपने इकलौते रिश्तेदार से मिलवाने ले जाएगा। यह रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि एडा था। शियाओ शुआई उसका भतीजा था। जल्द ही दोनों एडा के घर पहुँचते हैं और आपस में हालचाल पूछते हैं। 2 साल पहले एक कार दुर्घटना के कारण एडा की याददाश्त कमजोर हो गई थी और वह अपने इस बड़े भतीजे को लगभग भूल ही चुका था। इसके बाद शियाओ मेई एडा को सहारा देकर कमरे में ले जाती है। इसी समय रोबोट दूसरी मंजिल की खिड़की से शियाओ शुआई को देख रहा होता है। जब शियाओ शुआई लिविंग रूम में एडा की जवानी की तस्वीरें देख रहा होता है, तभी पीछे की कांच की दरवाजे पर जोरदार टक्कर होती है। वह उत्सुकता से देखने जाता है और पर्दे के पीछे उसे एक छोटे लड़के की परछाई दिखाई देती है। लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता और वह वापस लिविंग रूम में आ जाता है। अचानक उसे फायरप्लेस के सामने बैठा एक रोबोट दिखाई देता है। शियाओ मेई भी हैरानी से देखने आती है और एडा गर्व से रोबोट का परिचय देता है। वह बताता है कि रोबोट रॉबिन में कई खास क्षमताएं हैं और वह तुरंत एक प्रदर्शन करने का फैसला करता है। एडा सभी को बाहर जाने और दरवाजा बंद करने को कहता है। फिर शियाओ मेई से 3 बार दरवाजा खटखटाने को कहता है और उसके बाद सब दोबारा अंदर आते हैं। इस बार शियाओ शुआई देखता है कि रोबोट गायब हो चुका है। वह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि शायद इस घर में कोई और भी है। लेकिन नौकरानी उसे यकीन दिलाती है कि इस समय घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं। कुछ देर बाद एडा आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। नौकरानी शियाओ शुआई से बात करने लगती है और अचानक गंभीर होकर कहती है कि रोबोट रॉबिन बिल्कुल साधारण नहीं है। उसे हमेशा किसी अनहोनी का एहसास होता रहता है। थोड़ी देर बाद नौकरानी एडा के कमरे में उसकी देखभाल करने जाती है। उसकी मेहनत और जिम्मेदारी से एडा बहुत खुश होता है और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। लेकिन यह सब रोबोट देख रहा होता है। जब नौकरानी गोदाम की लाइट बंद करके घर जाने लगती है, तभी लाइट अचानक टिमटिमाने लगती है। डर के मारे वह एक हथौड़ा उठाती है और सावधानी से गोदाम में जाती है। चारों ओर देखने पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वह निश्चिंत होती है, अगले दिन एडा देखता है कि नौकरानी अब तक काम पर नहीं आई है। उसे हैरानी होती है क्योंकि इतने सालों में वह कभी देर से नहीं आई थी। तभी एडा की नजर रोबोट के चेहरे पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है और उसके मन में बुरा शक पैदा हो जाता है। शियाओ शुआई को कुछ पता न चले, इसलिए एडा एक बहाना बनाकर रोबोट को गोदाम में ले जाता है। वहाँ उसे रोबोट के शरीर पर नौकरानी के कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। गुस्से में एडा रोबोट से पूछता है कि क्या उसने नौकरानी को मारा है। रोबोट कोई जवाब नहीं देता। अब एडा को अपने शक पर पूरा यकीन हो जाता है। वह तुरंत रोबोट की बैटरी निकाल देता है और गुस्से में गोदाम से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी बिना बैटरी के भी रोबोट अचानक चालू हो जाता है। आधी रात को शियाओ शुआई चुपके से एडा के घर में घूमता है क्योंकि सभी सो रहे होते हैं। असल मकसद एडा के सेफ को ढूंढना और उसके पैसे चुराकर अपने कर्ज चुकाने का होता है। लेकिन उसने पूरे घर में ढूंढने के बाद भी सेफ नहीं पाया और अंत में उसे यह कोशिश छोड़नी पड़ती है। अगले दिन एडा गोदाम में रोबोट की जाँच करने आता है, लेकिन रोबोट कहीं दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर से पियानो की धुन सुनाई देती है। ऊपर जाकर एडा पाता है कि रोबोट शीशे के सामने खड़ा अपनी आंखें पलक झपकाते हुए मानव बनने का अभ्यास कर रहा है। एडा यह देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। रोबोट बिजली से जुड़ा नहीं होने के बावजूद काम कर रहा था। एडा कल्पना करता है कि शायद उसके बेटे की आत्मा रोबोट में बस गई है। रात में शियाओ शुआई फिर से एडा के घर में सेफ ढूंढने आता है। तभी अटारी में एक बॉक्स अपने आप खुल जाता है। शियाओ शुआई धीरे
धीरे उसे देखता है और पाता है कि उसमें सिर्फ एडा के बेटे के पुराने खिलौने हैं। किसी भी चीज की कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। अंत में वह बॉक्स बंद कर देता है। खुशी से एडा समय पर आकर शियाओ शुआई को शांत करता है। शियाओ शुआई रॉबिन की मृत्यु का कारण पूछता है, लेकिन एडा को कोई जानकारी नहीं होती। वह बताता है कि उस समय वह यात्रा पर था और लौटने पर ही अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिली। कई लोग कहते थे कि आग लगने से मरा, कुछ का कहना था कि उसने आत्महत्या की। पुलिस भी सटीक कारण नहीं पता कर पाई थी। एडा की कार दुर्घटना के कारण उसकी पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थी। अब एडा के मन में एक अनुमान आता है। वह सोचता है कि शायद रॉबिन अभी भी जीवित है। अगली सुबह 2 पुलिस वाले एडा के घर पहुंचते हैं। असल में नौकरानी का भाई देखता है कि उसकी बहन 2 दिन से घर नहीं लौटी है और उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन एडा पुलिस को बताता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कहती है कि नौकरानी आखिरी बार एडा के गोदाम में दिखाई दी थी और उसने एक टैक्सी बुक की थी, लेकिन ड्राइवर ने इंतजार के बाद चला गया। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए एडा और ज्यादा तनाव में आ जाता है और फिर से जोर देकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस अंततः बिना कुछ किए चली जाती है, लेकिन नौकरानी का भाई बाहर ही इंतजार कर रहा था। वह चुपके से गोदाम में आता है और लगातार नौकरानी को कॉल करता है। तभी वह उसके फोन की घंटी सुनता है और आवाज की ओर बढ़ता है। जो दृश्य उसे दिखाई देता है वह उसे स्तब्ध कर देता है। नौकरानी गोदाम में मारे जाने के बाद मृत पड़ी है। भाई इस दृश्य में रोबोट के खड़े होने का ध्यान नहीं देता। वह तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन अगले ही क्षण रोबोट सीधे रस्सी काट देता है। कुछ समय बाद रोबोट फायरप्लेस के सामने बैठ जाता है। एडा फिर पूछता है कि क्या रोबोट ने नौकरानी को नुकसान पहुंचाया। रोबोट कुछ पल के झपकाता है और फिर एक कैंची लेकर एक अक्षर काट देता है। एडा वह देखकर शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी बातचीत छुपकर दरवाजे के पीछे खड़े शियाओ शुआई ने सब सुन लिया। वह हैरानी से रोबोट द्वारा लिखा अक्षर देखने आगे बढ़ता है। शियाओ शुआई हमेशा रॉबिन की मृत्यु के कारण के बारे में जिज्ञासु रहता है। वह इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजता है और एक ब्लॉगर की पोस्ट देखता है जो रॉबिन की मृत्यु से संबंधित लगती है। वह ब्लॉगर को कॉल करता है और अधिक जानकारी मांगता है। ब्लॉगर जब जानता है कि शियाओ शुआई एडा का भतीजा है तो वह बिना किसी झिझक के उस दिन की घटना सब बता देता है। रॉबिन के 11वें जन्मदिन पर एडा ने उसके लिए पार्टी रखी थी, लेकिन शरारती रॉबिन कुछ गलती कर बैठा और उसकी मां ने उसे तहखाने में बंद कर दिया। एडा ने उसे बाहर निकाला और पार्टी में शामिल किया, लेकिन तहखाने से निकलने के बाद रॉबिन जैसे पूरी तरह बदल गया। पार्टी में उसने हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया और उसे मारने का आनंद लेने लगा। ब्लॉगर और एडा को छोड़कर बाकी सभी लोग रॉबिन द्वारा मारे गए। जब रॉबिन ने अपनी मां को मार डाला तो खुद भी गोली लगने से वहीं मर गया। ब्लॉगर बताता है कि रॉबिन को मारने वाला एडा ही था। अंत में एडा ने अपने और कंपनी के व्यवसाय के लिए पैसे देकर पुलिस उच्चाधिकारियों को खरीद लिया और इस घटना को छुपा दिया। सच्चाई जानकर शियाओ शुआई की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि रॉबिन की मौत का कारण ऐसा था। इस समय शियाओ में गुस्से में भागती हुई आती है और शियाओ शुआई से उसके कर्ज के बारे में सवाल करती है। दरअसल उसने शियाओ शुआई के मोबाइल में कर्ज वसूलने वालों के मैसेज देख लिए थे। शियाओ शुआई तुरंत सफाई देता है कि वह सिर्फ उसे बेहतर जिंदगी देना चाहता था, लेकिन पैसे कमाने के बजाय वह और ज्यादा कर्ज में डूब गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एडा के पैसे चुराकर ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को चुकाना। वह शियाओ में से वादा करता है कि इसके बाद वह उसके साथ अच्छी जिंदगी बिताएगा। प्यार में अंधी शियाओ में मजबूरी में उसकी योजना मान लेती है। दोनों उसी रात कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। वे एडा की कॉफी में तेज दवा मिला देते हैं और थोड़ी देर बाद एडा बेहोश होकर सो जाता है। इसी दौरान 2 पुलिस वाले एक बार फिर एडा के घर पहुँचते हैं। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई नहीं खोलता तो वे अलग अलग होकर आसपास जांच करने लगते हैं। महिला पुलिसकर्मी उस गोदाम में पहुंचती है जहां नौकरानी आखिरी बार देखी गई थी। वहां उसे एक रोबोट दिखाई देता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। वह जिज्ञासा से उसके पास जाती है, लेकिन तभी रोबोट अचानक एक लोहे की पट्टी उठाकर उसके पेट में घोंप देता है। तेज दर्द के कारण महिला पुलिसकर्मी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद रोबोट उस लोहे की पट्टी को क्लिप से पकड़ता है और मशीन का स्विच ऑन कर देता है। कुछ ही पलों में महिला पुलिसकर्मी बिजली का झटका लगने से मर जाती है। थोड़ी देर बाद पुरुष पुलिसकर्मी भी गोदाम में पहुंचता है। अंदर घुसते ही उसे जली हुई अजीब सी बदबू आती है। वह टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखता है और पाता है कि महिला पुलिसकर्मी का शरीर
पूरी तरह जल चुका है। अगले ही पल रोबोट चाकू से उसके शरीर में वार करता है। फिर वह फ्लेमथ्रोवर उठाकर उसके चेहरे की तरफ आग छोड़ देता है। कुछ ही देर में पुरुष पुलिसकर्मी भी जिंदा जलकर मर जाता है। उधर शियाओ शुआई और शियाओ मेई एडा के सेफ की तलाश कर रहे होते हैं। तभी शियाओ मेई को जमीन कुछ ढीली सी लगती है। खोलकर देखने पर पता चलता है कि नीचे एक तहखाना है। शियाओ शुआई खुशी से तुरंत अंदर चला जाता है। शियाओ मेई थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे तहखाने में उतर जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि यह सब रोबोट देख रहा है। तहखाने में उन्हें ढेर सारी रेड वाइन दिखाई देती है, लेकिन शियाओ शुआई इससे संतुष्ट नहीं होता और भी कीमती चीजें ढूंढना चाहता है। अचानक दोनों को पीछे से कोई आहट सुनाई देती है। मुड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शियाओ शुआई आगे बढ़ जाता है, जबकि शियाओ मेई को बेचैनी होती है और वह पीछे मुड़कर देखती रहती है। जैसे ही वह दोबारा मुड़ती है, उसके सामने रोबोट खड़ा होता है। खून से सना रोबोट देखकर शियाओ मेई डर के मारे भाग जाती है और शियाओ शुआई से जा मिलती है। रोबोट से छिपते छिपते शियाओ मेई की नजर एक सेफ पर पड़ती है। दोनों का डर अचानक खुशी में बदल जाता है। वे पूरी तरह भूल जाते हैं कि रोबोट पास ही है। शियाओ शुआई एडा की आदत के अनुसार सेफ का कोड डालता है। रॉबिन की पहचान। सेफ खुल जाता है, लेकिन अगले ही पल दोनों निराश हो जाते हैं। सेफ पूरी तरह खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। अब न पैसा मिला और न ही जान सुरक्षित थी। यह सोचकर शियाओ मेई की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले ही पल एक बड़ा चाकू दरार से निकलकर शियाओ मेई का गला चीर देता है। शियाओ मेई वहीं मर जाती है। शियाओ शुआई को शोक मनाने का भी मौका नहीं मिलता। वह एक लोहे की छड़ उठाकर रोबोट के सिर पर पागलों की तरह वार करने लगता है, लेकिन बुरी तरह टूट चुका रोबोट फिर भी काम करता रहता है। रोबोट एक कांच का टुकड़ा उठाकर शियाओ शुआई के सिर पर मार देता है और वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर शियाओ शुआई खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। यह वही तहखाना होता है जहां कभी रॉबिन को बंद किया जाता था। तभी रोबोट बोलने लगता है, जैसे उसमें रॉबिन की चेतना आ गई हो। वह अपने बचपन की कहानी सुनाता है, कैसे झूठ बोलने पर उसकी माँ उसे तहखाने में बंद कर देती थी और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद रोबोट शियाओ शुआई से एडा के घर आने का असली मकसद पूछता है। शियाओ शुआई सच नहीं बताता तो उसे नेल गन से सजा मिलती है। रोबोट उसे दूसरी बार मौका देता है, लेकिन शियाओ शुआई फिर झूठ बोलता है। इस बार भी उसे नेल गन की यातना झेलनी पड़ती है। आखिरकार शियाओ शुआई टूट जाता है और सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि वह एडा का भतीजा नहीं है। उसे पता चला था कि एडा की याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए उसने भतीजे का नाटक किया और घर में घुस गया ताकि मौका पाकर उसके पैसे चुरा सके। वह कहता है कि अब उसे पछतावा है, उसकी लालच की वजह से शियाओ मेई की जान चली गई। इसी दौरान शियाओ शुआई चुपके से एक कील निकालकर रस्सी काटने लगता है। रोबोट कहता है कि वह किसी भी झूठ बोलने वाले को नहीं छोड़ेगा और नेल गन शियाओ शुआई के सिर पर तान देता है। आखिरी पल में शियाओ शुआई रस्सी से आजाद हो जाता है और रोबोट को गिरा देता है। वह नेल गन उठाकर रोबोट पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक एडा उसे गोली मार देता है। एडा जान चुका होता है कि उसके बेटे की आत्मा रोबोट में बस चुकी है। वह किसी को भी रोबोट को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता। इसके बाद वह अपनी तकनीक से रोबोट की मरम्मत करता है। जल्द ही एक नया सा रोबोट फिर से उसके सामने खड़ा होता है। यही है 2025 की ब्रिटिश थ्रिलर फिल्म मैकेनिकल सोल की पूरी कहानी। यह फिल्म काफी हद तक जेम्स वान की मेगन से मिलती जुलती है, चाहे कॉन्सेप्ट हो या स्टाइल। कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अगर इसे शॉर्ट फिल्म बनाया जाता तो शायद ज्यादा असरदार होती। फुर्सत में हो तो एक बार पूरी फिल्म देख सकते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।